स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट और एनवायरनमेंट सुपरवाइजर भर्ती की तैयारी का सिलेबस, और उसमें हम अभी हमारा जो बायो का पोर्शन है उसमें हम हेरेडिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेरेडिटी की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, अब ये उसका दूसरा पार्ट है। तो पुरानी क्लास का हम एक बार रिविजन कर लेते हैं शॉर्टली। प्रश्न उठता है कि हेरेडिटी होता क्या है। ठीक है, तो हेरेडिटी का जो हिंदी शब्द है वो है आनुवंशिकता। इट मीन्स कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग यानी संतति में अगर ट्रांसफर होते हैं तो उन कैरेक्टर्स के बारे में जो स्टडी की जाती है, उनकी जो वंशावली का अध्ययन करते हैं, इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं, वो हेरेडिटी के अंतर्गत आता है। प्रश्न उठता है हेरेडिटी वर्ड दिया किसने था, तो वो स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, जबकि एग्जाम में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्पेंसर और दूसरा ग्रेगरी जोहन मेंडल का नाम भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तीसरा नाम बेटसन का मिलेगा और चौथा नाम जो है वो कोई जेनेटिक्स का और अदर साइंटिस्ट, जैसे थॉमस एंड मॉर्गन जो फादर ऑफ म्यूटेशन साइंस है, ठीक है, वो परिवर्तनवाद के जनक है, तो उनका नाम डाल देंगे। चारों ही जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगरी जोहन मेंडल। अगर पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ये ऑप्शन सही होगा। यदि पूछा जाता है कि जेनेटिक्स टर्म इज कॉइन्ड बाय, देन बेटसन 1905। ठीक है, अगर जेनेटिक्स का अर्थ भी आनुवंशिक ही होता है, ठीक है, और हेरेडिटी वर्ड जो है उसका अर्थ होता है आनुवंशिकता, तो हेरेडिटी टर्म इज कॉइन्ड बाय स्पेंसर। ठीक है, तो तीनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तीनों के ही राइट आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक, यही ध्यान हमें एग्जाम के अंदर रखना है एमसीक्यू में। क्लियर। दूसरा प्रश्न ये उठता है सर, ये जेनेटिक्स जो होती है इसमें अध्ययन किसका होता है, तो ये होता है जीन्स का। सो स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनेटिक्स, यानी कि ये जीन के बारे में बात हो रही है। प्रश्न उठता है सर, जीन वर्ड टर्म इज कॉइन्ड बाय, जीन शब्द किसने दिया था, तो ये जोहानसन ने दिया था 1909 में। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न उठ जाता है कि जीन होता क्या है, तो जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो लघुखंड होते हैं उनको जीन कहा जाता है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स ऑफ जीन, तो उसमें रेकॉर्ड, न्यूट्रॉन एंड सिस्ट्रॉन, ये तीन पार्ट जो है वो जीन के हैं। और ये इंट्रोडक्शन जो दिया था जीन के पार्ट्स का वो बेजरनिक ने दिया था, बेजरनिक 1935 में। ठीक है, और बेजरनिक 1935 में ही जीन को डिफाइन किया था कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर। अब प्रश्न उठता है सर, ये जीन कहाँ पर होते हैं, तो उसके बारे में बात सीधी सी है कि सब जो जीन होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, तो क्रोमोसोम होते हैं जी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाएगा, सेल के अंदर। तो क्या एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये डिवाइडिंग सेल या विभाजनशील कोशिका में ही होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब कोशिका रेस्टिंग स्टेज में होती है तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में रहता है। ठीक है, तो डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्लियर। अब अगला प्रश्न उठता है कि जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स से रिलेटेड, उन पर हम बात करते हैं, जो कि इस टर्मिनोलॉजी में पहला आता है वो है प्योर पेरेंट्स। तो आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। प्रश्न उठता है कि प्योर पेरेंट्स या शुद्ध जनक कौन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स या
ऐसे एलील जिनसे क्या हो सिमिलर टाइप के गैमेट्स प्राप्त होते हो वो प्योर पेरेंट्स कहलाते हैं या शुद्ध जनक कहलाते हैं, ठीक है, या हम इनको मूल जनक कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर दो कैरेक्टर हम काम में लेंगे, एक पॉलीजोम को लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑर्गेनिज्म को लेंगे, जो कि आपने इजी वे में 10th क्लास में पढ़ा होगा मेडिसिन का चैप्टर, ठीक है। तो लंबे बल को हम कैपिटल डबल टी से शो करते हैं और ऑर्गेनिज्म को हम स्मॉल डबल टी से करते हैं। तो ऐसा एलील जिनसे जब गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, उस वक्त बनने वाले जो गैमेट है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी बोथ आर सेम, क्लियर। एंड ऑर्गेनिज्म में क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस बना है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स, क्लियर। और गैमेट्स यानी कि युग्म ये समान प्रकार के मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिनसे समान प्रकार के गैमेट्स बनते हैं वो प्योर पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बोना है, क्लियर, ओके। अब गैमेट्स का ये जो फॉर्मेशन है इस आधार पर एक अगली डेफिनेशन आती है, ठीक है, और वो क्या आती है, वो होती है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो देखिए स्टूडेंट्स, होमोजाइगस कौन होते हैं, होमोजाइगस वो होंगे जिनमें सिमिलर गैमेट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिमिलर गैमेट्स। तो सिमिलर गैमेट्स बनाने वाले जो पेरेंट्स होंगे वो होमोजाइगस के होंगे। जैसे इनमें कैपिटल डबल टी वाला है वो होमोजाइगस है और स्मॉल डबल टी वाला है वो भी होमोजाइगस है। एक दूसरा कैरेक्टर जैसे राउंड शेडेड वाले प्लांट हो, ठीक है, तो ये भी होमोजाइगस होगा, और यहाँ पर रिंकल्ड शेड वाले हो तो उनका कैरेक्टर भी, तो ये होमोजाइगस नेचर होगी, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पक्षियों का उदाहरण लेते हैं, तो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि मानव का उदाहरण लेते हैं। जैसे मानव में डबल एक्स क्रोमोसोम वाली फीमेल होती है, तो ये होमोजाइगस है, ठीक है, क्लियर। तो ये ह्यूमन फीमेल का होता है, क्लियर। ठीक इसी तरीके से आपका जो है अगला पॉइंट जिसमें हम बात करें थोड़ा डबल जेड, ठीक है, या फिर बर्ड्स में भी XX रहेगा, ठीक है। तो ये सब होमोजाइगस के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जो होता है उसमें क्या होता है कि ये डिसिमिलर, ठीक है, गैमेट्स होते हैं, यानी कि इसमें समान नहीं होते, अर्थात ये डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं। तो ये डिफरेंट गैमेट्स वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोजाइगस कहलाते हैं। जैसे अगर इन प्योर पेरेंट्स के बीच क्रॉसिंग होगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, देखो कैपिटल डबल टी क्रॉसिंग विद स्मॉल डबल टी, तो इनसे बनने वाली जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस है। इससे जो सेकंड जनरेशन में ये गैमेट बनेंगे उसमें क्या बनेगा, उसमें गैमेट्स में बनते वक्त क्या आएगा कि एक कैपिटल टी गैमेट आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पर दोनों समान नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो हेटेरोजाइगस है वो क्या है, डिसिमिलर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बने। अगर लिंकन सीड वाला एग्जांपल है तो उसके लिए कैपिटल और स्मॉल आर जो है वो क्या बन गया, हेटेरोजाइगस बन गया, ठीक है जी। तो ये विषम युग्मज हैं, इनसे बनने वाले गैमेट्स क्या हो, सिमिलर है, क्लियर। अब बात आती है कि एक होता है जी F1 एंड एक होता है F2 जनरेशन, क्लियर। तो देखिए जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, क्या होता है जी, पीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसा हमने बताया
कि ये जो आपके सामने है वो कौन है, प्योर पैरेंट यानी पीपी है, प्योर पैरेंट, ठीक है। इनके जो गैमेट्स थे वो इस तरीके से थे, इनके बीच क्रॉसिंग हुई कैपिटल डी और इस, मान लीजिए कि ये और ये, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है F1 जनरेशन, ठीक है, क्लियर। और इस F1 जनरेशन में समान प्रकार के 100% ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो चाहे वो इस तरीके से हो, ये हो, सबका रिजल्ट क्या है, ये कैपिटल डी स्मॉल डी है, इतना जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन से बनने वाले जो गैमेट्स हैं, ठीक है, तो ये गैमेट्स 2 है, क्लियर। और ये वाले जो है वो क्या है, गैमेट्स 1 है। बात समझ में आ गई। ये पहली पीढ़ी है, फिर इनसे सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है, माने कि स्वपराग हो रहा है, तो उससे अगली पीढ़ी मिल रही है। तो ये गैमेट्स 2 है। गैमेट्स 2 के बीच जब इंटरेक्शन करवाया तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है उसमें हमें 3 प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे मिलते हैं ये मिलते हैं कैपिटल डबल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल डबल टी, क्लियर। तो यहाँ पर ये वाली जो जनरेशन है जो हाइब्रिड स्पीशीज से तैयार हुई है वो है F2 जनरेशन। जब इनके बीच इंटरब्रीडिंग होगी तो वो हो जाएगी क्या, F3 जनरेशन। F3 के बीच इंटरब्रीडिंग होगी तो F4 चौथी पीढ़ी, फिर 5वीं पीढ़ी, इस तरीके से F9 तक जब हम करवा लेते हैं तो F9 का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो 10वीं पीढ़ी में जाने के लिए तैयार है, वो सीड जो होता है उसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, वो मार्केट में आता है, ठीक है। तो कोई भी सीड मार्केट में जो हाइब्रिड सीड के नाम से आता है वो पहले अपनी 9 स्टेप तक रिसर्च से गुजर चुका होता है, ठीक है। उस पर साइंटिस्ट अच्छे से उसकी वैल्यूएशन कर चुके होते हैं, तब वो मार्केट में आता है। जनरली 10th बेसिस कोर्स पर डाई हाइब्रिड कोर्स पढ़ाते हैं, 12th बेसिस पे भी यही पढ़ाते हैं। आगे कॉलेजेस में हम जो है सेप्टा हाइब्रिड तक पढ़ते हैं और ऑक्टा एंड नोना हाइब्रिड जनरेशन की स्टडी होती है ICAR के अंडर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर ये साइंटिफिक रिसर्च के तहत हम 3rd to 9th जनरेशन का पढ़ते हैं, क्लियर। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड लेवल तक का ही क्वेश्चन बना करके पूछेंगे, ठीक है। जो CSI और नेट या कोई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर हम 3 जनरेशन तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन जेनेटिक्स का रिगार्डिंग लेवल सिस्टम F2 जनरेशन तक का लेवल पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये F1 F2 जनरेशन की स्टेप समझ में आई, ठीक है। आगे देखो, इसमें एक आता है कि एक वर्ड आता है जो जिसका नाम है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, क्लियर। क्या हो गया, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो देखो भैया, हम बात करते हैं फिनोटाइप की, माने कि ये फेनेटिक्स है, इट मींस फर्स्ट टाइम शोइंग कैरेक्टर, पहली बार देखते ही जो दृश्यमान हो जाए उसको कहते हैं फिनोटाइप। इट मींस ये वह कैरेक्टर है जो फर्स्ट टाइम शोइंग की अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्लास में हम बात करें कि यस दीज आर बॉयज एंड दीज आर गर्ल्स, तो पहले उनके फिगर से ही पता चल गया कि लड़का कौन है लड़की कौन है, ठीक है। दूसरा उन जैसे सम आर इन ड्रेस कोड एंड सम आर विदाउट यूनिफॉर्म कोड, तो ड्रेस वाले और विदाउट ड्रेस वाले या विदाउट यूनिफॉर्म कोड वाले उनको हम देखते ही पहचान सकते हैं। इसमें कोई लेंस लेकर के इस तरीके से नहीं देखना कि भैया कौन सा क्या है, ठीक है। कोई भी इसमें माइक्रो शोविंग नहीं है, क्लियर। दूसरी बात, कुछ ऐसा होता है जो उनके इंटरनल कैरेक्टर के आधार पर पहचाना जाए। तो अब भैया पिच ऑफ वॉइस, आवाज के आधार पर हम ये डिफाइन भी करते हैं कि ये लड़के की आवाज होनी चाहिए, ये लड़की की आवाज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ है जो होते हैं वो उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि उनसे हम ये पहचान लेते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग
मानव है, ठीक है। तो इंटरनली जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता है कि ये लंबा है, ये पौना है, ये हाइब्रिड है, अथवा इसमें जो घुंघराले बाल वाले हैं, बिना घुंघराले वाले हैं, तो वो सब के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर उसकी जीनी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं या उसकी इंटरनल एनाटॉमी के बारे में शोइंग हो रही है, वो कैरेक्टर जीनोटाइप होगा, यानी जिससे आंतरिक संरचना का ज्ञान हो, वो अनुपात क्या होगा, जीनोटाइप होगा। और जिससे हमें उसके बाह्यतम लक्षणों का ज्ञान हो, वो फेनोटाइप होगा। बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में बोलते हैं फेनोटाइप को लक्षण प्रयोग, और जीनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं जीन प्रयोग। क्लियर? ओके। अब देखो भैया, ये इसकी कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट है, ठीक है। अभी एक मिनट, हाँ देखिए, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये आता है कि एक वर्ड जो है वो हमारे समझ में आता है कि हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं संकर। अगर प्योर पेरेंट्स के मध्य क्रॉसिंग हो रही है और उनसे बनने वाला प्रोडक्ट जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर तो एक्सेस में है बट रिसेसिव कैरेक्टर भी कुछ मात्रा में आ जाता है, ऐसी कंडीशन में उसकी प्योरिटी नहीं रहती है। और जो प्योरिटी नहीं रहती है, ठीक है, उस वजह से उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हाइब्रिड है वो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन F3 जो भी आएंगी वो सारी हाइब्रिड होंगी। प्योर पेरेंट्स स्टार्टिंग होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड होता है कि शुद्ध जन्मों के मध्य जो क्रॉस होता है उससे बनने वाली जो रिजल्ट है, संतति है, उसको हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं, इसमें हम दो वर्ड काम में लिए थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण ये भी पूछा जाता है। प्रभावी लक्षण कौन होता है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण हम उसको कहते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्राकट्य 100% दर्शा देते हैं। यानी कि पहली बार संकरण होने पर जो कैरेक्टर उस पीढ़ी में दिखाई देता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही होता है। क्लियर? ओके। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि लंबापन और बोनापन, यानी टॉलेस्ट एंड ड्वार्फिज्म। तो इसमें टॉलेस्ट का जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी है। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी कैरेक्टर जो बोनापन का है उसको दबा के रखिएगा। और इस पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिलेंगे, हमें टॉल मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 100% टॉल प्लांट होंगे और ये सब के सब क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड जो होता है वो क्या है, जिनमें मिक्स कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। क्लियर? उसको हाइब्रिड कहते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है वो ये है कि वो कैरेक्टर जो 100% अपने प्रेजेंस शो कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, रिसेसिव को दबा के रखेगा। रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, अगली पीढ़ियों में मतलब सेकंड या थर्ड या फिर आगे की पीढ़ियों में अपना आनुपातिक रूप से प्रभाव दिखाएगा। अब F2, F3, F4 में भी क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर 70% अपनी एक्सेस में रहेगा, ठीक है। जैसा कि हमने एक बार यहाँ पर बताया कि इस F1 में सेल्फ क्रॉसिंग होती है तो F2 में हमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इनमें भैया 25% जो होता है वो टॉल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये 25% जो है वो क्या है, टॉल प्लांट है जो अपने मूल पेरेंट से, ठीक है, यानी कि मूल जनक से मिलते जुलते हैं। और 25% जो है वो क्या है, अपने मूल रिसेसिव पेरेंट से मिलते हैं। रिमेनिंग 50% जो प्लांट्स हैं वो क्या है, वो अपनी F1 पीढ़ी के जन्मों से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टॉलिज्म का जो कैरेक्टर है वो क्या है, 75% है, जबकि ड्वार्फिज्म का जो कैरेक्टर है वो कितना है, 25%। ऐसी कंडीशन में कैपिटल टी रेज टू स्मॉल टी यानी कि लंबापन और बोनापन उसका जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 आया। और ये वाला जो कैरेक्टर है
ये इसका क्या है, फिनोटाइप है। मानी कि ये हो गया इसका लक्षण है, अर्थात यहाँ पर बात हो रही है दो ही कैरेक्टर, एक लंबा और एक बोना। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है कि लंबा शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, इट मीन्स प्योर टॉल है या इम्प्योर टॉल है, उसकी बात नहीं है। पर लंबे कितने हैं, लंबे टॉल है 75% है, दैट इज 3 पार्ट, एंड बोने मींस ड्वार्फ, दैट इज 25%। ठीक है, सो फिनोटाइप इज पहली बार फर्स्ट टाइम शोइंग में पता चल रहा है कि लंबापन के 75% है और बोनेपन के 25%, तो ये फिनोटाइप है। अगर कोई पूछे कि कैपिटल डबल टी रेज टू हाइब्रिड टॉलिस और प्योर ड्वार्फ, तो इसका रेशियो जो है वो कितना बन रहा है, 25%, 50% और 25%। ऐसी कंडीशन में ये रेशियो 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है दैट इज नोन एज जीनोटाइप। इसको हम क्या बनाएंगे, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को बात कर रहे हैं कि प्योर टॉल कहते हैं एक भाग है, इम्प्योर टॉल 2 पार्ट और प्योर ड्वार्फ 1 पार्ट। तो ये F1 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड भी F2 जनरेशन का रेशियो है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पर बात करनी है तो जीनोटाइप है, और फर्स्ट केवल सिंपल बात हो रही है कैरेक्टर स्पेशल पर तो फिनोटाइप है। क्लियर? अब ये सारा इसका बोर्ड पर हमने आपको समझाया। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन के वर्ड कुछ अलग होते हैं। ठीक है, पूछते हैं प्योर पेरेंट्स कौन होते हैं, वे पेरेंट्स जिनसे समान प्रकार के गैमेट हो वो प्योर पेरेंट होते हैं। हाइब्रिड या संकर जो शुद्ध जनकों से क्रॉसिंग के द्वारा जिनमें क्या हो अशुद्धता आ जाए वो हाइब्रिड होती है, और ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, होमोजाइगस समान प्रकार के गैमेट देने वाले, सिमिलर गैमेट्स वाले। ठीक है, हेटेरोजाइगस जिनसे विषम प्रकार के या डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्राप्त होते हैं। F1 जनरेशन प्योर पेरेंट्स बनने वाली फर्स्ट जनरेशन है दैट इज नोन एज F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड स्पीशीज मिली उसके सेल्फ क्रॉसिंग या इंटरब्रीडिंग से प्राप्त होने वाली अगली पीढ़ी F2 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में अपनी 100% प्रेजेंस दिखाता है और आगामी नेक्स्ट जनरेशन F2 F3 वगैरह में 70 और मोर देन इससे अपनी प्रेजेंस शो करता है, और साथ में रिसेसिव कैरेक्टर भी थोड़ा आंशिक रूप से प्रेजेंट होता है, वो F2 जनरेशन या थर्ड जनरेशन वगैरह कहलाती है। तो रिसेसिव कैरेक्टर अनुपातिक रूप में कम आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सेस में रहेगा। इस प्रकार से हमने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की बात की। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि कौन था जिसने इस हाइब्रिडाइजेशन पर सबसे पहले काम किया, तो उसका एक लंबा सा स्पीच है। ठीक है, लेकिन हम उसको बहुत ही शॉर्ट में निपटाते हैं और केवल इस समरी से आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्रश्न उठता है, जो देखिए वो मेरे साथ साथ आप समझते रहिए, क्योंकि अभी हम उससे उठने वाले जो क्वेश्चन है उनको बातें करते नहीं है। तो देखिए तकरीबन जो है ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसका पुराना नाम था चेकोस्लोवाकिया। क्या नाम था? चेकोस्लोवाकिया। और चेकोस्लोवाकिया ये वही देश है जिसकी मदर टेरेसा है। ठीक है, जिनको ग्लोबल पीस में वर्ल्ड लेवल का नोबेल पुरस्कार मिला था 1982 में, और ये कोइंसिडेंटली भारत के नाम है। ठीक है, ये उस देश की नर्स थी, ब्रिटिश काल में भारत में सर्विस पर आई थी और इनको सिस्टर टेरेसा कहते थे। बाद में आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश बाहर गई तो ये इसी कंट्री में रह गए और इन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली और भारत में इनको स्वीकार कर लिया। कालांतर में ये जो उस वक्त सिस्टर या नन हुआ करती थी वो अनमैरिड थी, तो इन्होंने जो है अपना वात्सल्य प्रेम भारतीय नागरिकों पर दर्शाया और उन्होंने इन्हें सम्मान से मदर कहकर पुकारा। अब इनका नाम सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा हो गया। क्लियर? ओके, अब देखिए ऑस्ट्रिया देश, इसकी कंट्री जो थी उसका नाम था ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया देश में एक स्टेट था जिसका नाम था हेजेनडॉर्फ। क्या नाम था? हेजेनडॉर्फ। इस हेजेनडॉर्फ स्टेट के ब्रुग्स सिटी में
एक विलेज था जिसका नाम था सेल्सिया, और इस सेल्सिया विलेज में एक फार्मर फैमिली जो थी, किसान परिवार, उसमें जन्म हुआ था किसका, ब्रिगेडियर जोहन मेंडल का। कब हुआ था ये भी एक पॉइंट है, तो उनका जो डीओपी है उस पर क्वेश्चन भी बनता है, वो था 22 जुलाई 1822। ठीक है, फिर इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो ब्रुन शहर के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। इसके बाद में इन्होंने मैट्रिकुलेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन सिलसिया विलेज में हुई थी, मैट्रिकुलेशन जो थी वो ब्रुन शहर के एक चर्च के स्कूल में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अभाव में भाव बनते हैं, उधरी के लाल अक्षर कमाल करते हैं। ठीक है, चूंकि पुअर फैमिली से थे इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा ब्रिलियंट था और मेरिट में आ गए। ये बात मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के कारण इनको एब्रोड स्टडी का एक अवसर मिला और इसके लिए वियना यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जाकर के अपनी स्टडी करने का चांस मिला। वहाँ रहते हुए उन्होंने साइंस और मैथ में 12 MSc की डिग्री प्राप्त किया और इन 1845 उस स्कॉलरशिप से पढ़ करके 1845 में ये वापस ब्रुन शहर में लौट आए। यहाँ आने के लिए एक चर्च में फादर की पद पर नियुक्ति दे दी और ये 1847 से 1857 तक जो है वो क्या है कि अपना स्कूल चलाते रहे। इन्होंने एक मैट्रिक स्कूल खोला, उसमें साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने लगे। बाद में उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं क्यों ना हाइब्रिडाइजेशन पर एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करूँ, और इसके लिए इन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम था पाइसम सैटाइवम। क्या नाम था? पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम एक बॉटनिकल प्लांट है जिसको हम कहते हैं ग्रीन पी या स्वीट पी, जिसको मिट्टी मटर कहते हैं। इसको सब्जी में डाला जाता है। ठीक है, ये वही मटर है जिसको हम सब्जी में डालते हैं। तो इस पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और कब किया था उस टाइमिंग का बारे में क्वेश्चन बनते हैं। 1857 से 1864 ये 7 ईयर का जो बॉर्डर टाइम था वो इनका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इस पर इन्होंने काम करने के लिए क्या किया था, इसके चूजिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो चूजिंग कैरेक्टर जो है वो इन्होंने लिए थे 7 ईयर। कितने लिए थे? 7 ईयर। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो फाउंडिंग कैरेक्टर हैं वो कितने हैं? 34 पेयर्स। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ, बड़ा कंफ्यूजन है। इस मटर के पौधे में पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन कैरेक्टर्स या विपर्यासी का लक्षण, उनकी संख्या है 34 पेयर्स। उनमें से उसने सिलेक्शन लिया। यहाँ चूजिंग वर्ड का एक अल्टरनेट को लिखा हुआ और वो है सेलेक्टिव। ये सेलेक्टिव वर्ड ही बुक्स में छपा हुआ होता है, चयनित लक्षण। ठीक है, तो ये चयनित जो लक्षण है वो 7 जोड़ी है जिन पर मेंडल साहब ने काम किया था, जबकि उस प्लांट में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं? 34 पेयर्स हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन कभी कभी मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में प्रयोग के लिए जो सिलेक्टिव कैरेक्टर है दैट आर 7 पेयर, जबकि पाए जाने वाले कैरेक्टर्स दैट आर 34। अगर लैंग्वेज चेंज होगी तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा आंसर का। ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न होता है कि सर जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे उनका इन्होंने पब्लिकेशन कहाँ किया? तो उनका पब्लिकेशन उन्होंने किया था बच्चों, एक मैगजीन है जिसका नाम है, इस पर प्रश्न बनता है, और उस मैगजीन का नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस मैगजीन में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह को पब्लिश किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पब्लिश किस टाइटल से किया था? तो उस टाइटल को आप यहां लिख लीजिए, और वो टाइटल था प्लांट
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और फाइसनसेप्राइड, इस टाइटल से, और इस टाइटल के आगे एक बार लिखा हुआ था बाई G.J. मेंडल, इससे ये पब्लिश हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब पब्लिश हुआ था? इन 1865। परंतु इतना लिखने पर 1865 में तो उस वक्त भी 365 दिन होते थे, किस डेट को हुआ? ये रिपोर्ट बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे कंपटीशन पढ़ाने वाले बताते ही नहीं है। आप उस डेट को लिख लीजिए, ऑन डेटेड 14 जून 1865। क्लियर? इन्होंने जिस कंसेप्ट को दिया था अपने इस एक्सपेरिमेंट में, उसको कहा गया था मेंडलिज्म थ्योरी। क्या कहा गया था? मेंडलिज्म थ्योरी या मेंडलवाद। ठीक है, और इस मेंडलिज्म थ्योरी में क्या थे कि 3 फंडामेंटल रूल थे जेनेटिक्स के, उनकी स्टडी कर रहे हैं मेंडलिज्म थ्योरी कहलाती है। पहला रूल था, वो था बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो रूल था वो था प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा रूल था इंडिपेंडेंट assortment of gametes। ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑफ गैमेट्स, इसमें जो पहला और दूसरा रूल था, ये रूल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। किस पे था जी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड। ठीक है, यानी कि एकल संकरण का आधार। और जो तीसरा अंतिम रूल जो था वो था डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड रूल। क्लियर? सो ये 3 रूल्स का अध्ययन करना मेंडलिज्म थ्योरी है। ठीक है, और ये रूल इस एक्सपेरिमेंट के साथ पब्लिश हुए थे। ठीक है, क्या हुआ जी? रातों रात स्टार बन गया मेंडल साहब? नहीं, बल्कि हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए। अब ये रातों रात स्टार नहीं हुए, बल्कि इस जमाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, जो उस समय का बहुत ही रिच साइंटिस्ट और बहुत नामी नाम था। ये 19वीं सदी का आइंस्टीन ही था। ठीक है, जैसे 20वीं सदी में आइंस्टीन महोदय सबसे टॉप साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1950 के आसपास एक एनर्जी इक्वेशन का नोबेल प्राइज लिया था, और हमारे भारत के प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस बोसोन पार्टिकल खोज के कारण उनके साथ नोबेल साझा किया था। ठीक है, तो इससे लगभग 100 साल पहले का दौर था ये, 1865 के आसपास। ठीक है, तो उस वक्त जो है ये 19वीं सदी का आइंस्टीन मान सकते हैं इसको। ठीक है, इनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने डार्विनिज्म थ्योरी दी थी, जिसमें कहा गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इट मींस सर्वाइवल इज द फिटेस्ट की थ्योरी, या जो योग्य है वही जीवित रहेगा, अर्थात योग्यता में उत्तरजीविता का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट थे डार्विन। इनके डार्विनिज्म जो थ्योरी थी वो अपनी
इस वजह से डार्विन की तूती बोल रही थी और इन्होंने कहा कि बचपन और पचपन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 58 साल की उम्र में ब्रिगेड जॉन मेंडल साहब सत्या रहे हैं, सो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इस पौधे के बराबर उस पौधे की ये वर्ती कागज पर डाल दो, ये संकरण बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, नई जाति बन जाएगी। पेड़ पौधों में कमा रहे हैं, चलता है। फिर ये एनिमल्स में जो बोल रहे हैं वहाँ तक भी चलता है, पशु प्रवृत्ति है, हो सकता है। लेकिन उन्होंने तो मानव की इंटरब्रीडिंग तक बात कह डाली, तो यहाँ तो मानव सभ्यता जो है वो खतरे में है और इससे तो जो है मनुष्यता का पतन हो जाएगा, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के थे ना, डार्विन फिलोसॉफी के, तो उन्होंने अपने प्रभाव के चलते मेंडल ने इस काम को अवॉइड करवा दिया। और ब्रिगेड जॉन मेंडल की ये अपेक्षा थी कि कोई सराहे या ना सराहे, डार्विन साहब मेरे काम को जरूर सराहेंगे। जबकि हुआ क्या, अपेक्षा के विपरीत उपेक्षा। इट मीन्स डार्विन के द्वारा उपेक्षित होने के कारण इनको बहुत बड़ा सदमा लगा और इनकी दोनों किडनी डैमेज। इन्हें वृक्कशोथ यानी कि किडनी डैमेज की बीमारी हो गई, जिससे ये चारपाई पर रहे, लगातार 19 साल चारपाई पर रहे और एक दिन 6 जनवरी 1884 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। मरने के कुछ 2 साल पहले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन भी अपनी गलती का एहसास किया। 1882 में वो अपने स्टीमर से ऑस्ट्रिया न्यूयॉर्क शहर में आए, मेंडल साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मेंडल साहब, मैं आपके काम की महत्वता को नहीं समझ पाया, चलिए आप थोड़ा सा हेल्दी होइए, आप और हम मिल के अभी जेनेटिक्स को और आगे बढ़ाएं। लेकिन तब तक मेंडल का बॉडी जो था वो लगभग डैमेज की ओर था, तो उन्होंने सिर्फ दूर से ही हाथ जोड़ के नमस्कार किया इस लीगल साइंटिस्ट को। डार्विन रोते हुए वापस चला गया। 2 साल बाद खबर आई और 6 जनवरी 1884 को कि मेंडल ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लगभग उसके 2 साल बाद इन 1886 डार्विन भी इस दुनिया से अलविदा कहे। सदी के 2 बड़े लीगल साइंटिस्ट इस धरती को छोड़ने जा चुके हैं। समय गुजरता गया, आ गया वर्ष 1900 का। मेंडल की मृत्यु के ठीक 16 साल बाद क्या हुआ? भूत आ गया मेंडल साहब का? नहीं। तो बाहुबली 2 रिटर्न्स, वो भी नहीं। फिर उत्तराखंड की धामी रिटर्न्स 2, नो। मेंडलिज्म रिटर्न्स पार्ट 2, इट मीन्स इन 19th सेंचुरी वर्ष 1900 में रीडिस्कवर्ड ऑफ मेंडलिज्म थ्योरी यानी कि नियो मेंडलिज्म थ्योरी आई है। और ये जो नियो मेंडलिज्म थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के। नियो मेंडलिज्म थ्योरी जो है वो किस किसने दी थी उसकी बात करते हैं हम। तो अभी मैं थोड़ा एक बार वो साफ कर देता हूँ, तब तक आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं वो देखिए भैया, एक साइंटिस्ट तो किसी ऑस्ट्रिया देश का था, ठीक है, जिसका नाम था एरिक वॉन सेमार्क, जिन्होंने काम किया था एस्ट्रोजेनस टॉर्निकोलिसिस में। और एक जो है मिराबिलिस जलावा पे काम किया, उनका नाम था कार्ल लोरेंज, ठीक है। ये जो है जर्मनी से थे। और तीसरे थे हॉलैंड के साइंटिस्ट जिनका नाम था ह्यूगो ड्यूलिस। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नियो मेंडलिज्म थ्योरी। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, नियो मेंडलिज्म थ्योरी कब आई थी? वर्ष 1900 में। कौन कौन साइंटिस्ट थे? तो इसमें 3 लीगल साइंटिस्ट थे, ठीक है। पहले का नाम है एरिक वॉन सेमार्क, दूसरे का नाम है कार्ल लोरेंज और तीसरे का नाम है
ह्यूगो डी वेरिच, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया से थे, जिस देश के मेडल थे। कार्ल कोरेंज जो है वो जर्मनी से थे, और ह्यूगो डी वेरिच जो थे वो हॉलैंड से थे। इन्होंने जिस पर काम किया वो था मिराबिलिस जलापा। इस पौधे को गुलेबास भी कहते हैं हिंदी में, और 12th की क्लास में आपने इसको पढ़ाया 4 o'clock प्लांट के नाम से, यानी कि सुबह के 4 बजे इसके फूल खिलते हैं और सूर्योदय की पहली किरण के साथ इसके फूल मुरझा के फिर बंद हो जाते हैं। जब ये फूल खिलते हैं बड़ी भीनी भीनी खुशबू निकलती है। कोई कितना भी कुंभकर्ण ही नींद में सोया हुआ हो, इस फूल की खुशबू अगर उसके नाक तक पहुंच गई तो वो शहर से उठ जाएगा और आनंदित हो जाएगा। इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट या प्रभात बेला का पौधा कहा गया है। कहते हैं कि ये सूर्योदय के पहले भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए अपने आप को पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, ठीक है। तो ये 4 o'clock प्लांट है जिस पौधे पर यूनिकोड से काम किया। कार्ल कोरेंज ने जिस पौधे पर काम किया था, ठीक है, वो था आपका इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, जलापा का जे छोटा होगा क्योंकि ये स्पीसीज नाम है, ठीक है। प्रिमरोज का भी पी छोटा होगा, ये जीनस नाम है, स्पीसीज नाम रूलिंग है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं रात की रानी, क्लियर। ये वो फूल है जिसकी रात में खुशबू ज्यादा फैलती है, ठीक है, एक अच्छी सी भीनी भीनी महक आती है, ठीक है। नाउ हॉलैंड के ह्यूगो डी वेरिच ने जो काम किया था वो किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसको कहा गया है क्या, फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि फलों पर मंडराने वाली मक्खी। तो एक बड़ी साइज की होती है, घरेलू मक्खी से थोड़ी बड़ी साइज होती है इसकी, उस पर काम किया था। तो तीनों ने वही हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए और वही 3 फंडामेंटल रूलिंग फिर से खोजी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या और प्योरिटी ऑफ पेमेंट्स रूल, और थर्ड है इंडिपेंडेंट सॉवरेंट्स का रूल। बट इस बार पाइसम से डाइवर्ट नहीं था, मटर नहीं था, बल्कि प्रोडक्ट चेंज हो गया और उस पर काम, पर फाइनल रिजल्ट तो वही आए जो मेंडल साहब के आए। तब इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस फ्रांस ने इन तीनों को बुलाया हेड ऑफिस और पूछा बड़ा धमका के किसके गार्डन चुने, कहाँ से नकल, पुराने रिकॉर्ड क्यों खंगाल रहे, अपना नाम देकर क्यों पब्लिश कर रहे थे। तीनों ने अपना अपना स्पष्टीकरण दिया और इनमें से ह्यूगो डी वेरिच जो थे उन्होंने ये कहा कि हमने माननीय मेंडल साहब के वर्क को नहीं चुराया बल्कि उसी फिनोमेना पे काम किया और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद फ्रांस ने इन रिकॉर्ड्स की जांच करवाई, पाया सारे सही थे, तब अपनी गलती का सुधार किया और मरने के 16 साल बाद ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जी.जे. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के खिताब से सम्मानित किया गया और इन तीनों साइंटिस्ट को रीडिस्कवर्ड साइंटिस्ट ऑफ मेंडलिज्म थ्योरी या फादर ऑफ नियो मेंडलिज्म कंसेप्ट का खिताब दिया गया, यानी कि इन्हें मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता या नव मेंडलवाद के रचयिता का खिताब मिला। आगे चल करके ह्यूगो डी वेरिच फादर ऑफ म्यूटेशन साइंस बने क्योंकि इन्होंने म्यूटेशन साइंस की नई शाखा की स्थापना की। इनके स्टूडेंट हुए थॉमस एंड मॉर्गन जिन्होंने लिंकेज थ्योरी दिया था और 1 जीन 1 कंसेप्ट पर बीडल और टाटन जो असिस्टेंट थे किसके, थॉमस एंड मॉर्गन के, क्लियर। तो ये 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के उत्तरार्ध के साइंटिस्ट हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, यानी हम 1901 से 20वीं सदी चल रहा है, ठीक है।
पब्लिश हुआ उस डेट को याद रखा जाए, किस टाइटल से मैगजीन में छपे थे, ठीक है, वो टाइटल, उस मैगजीन का नाम ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं जिनको मेंडलिज्म कहा जाता है, इन तीनों नियम, और फिर से खोजने वाले साइंटिस्ट कौन है, ठीक है। एक इनकी डेथ डेट जो 6 जनवरी 1884 और एक इनकी DOD 22 जुलाई सन 1822 यानी 22 जुलाई 1822, ये इन पे क्वेश्चन बनते हैं। किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, वियना यूनिवर्सिटी के रहे, ठीक है। और इनका मेट्रिकुलेशन जो था वो ब्रुन सोसाइटी के चर्च के स्कूल से हुआ था, जिसकी स्कॉलरशिप की वजह से इंग्लैंड तक गई वियना यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बनने वाला क्वेश्चन है मेंडल की लाइफ हिस्ट्री से, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो इनकी लाइफ हिस्ट्री बता दी, इनकी किताब भी बता दी, जियो को जिंदाबाद, और मरने पर बनाने के बाद जब जिंदा था तो किसी ने थैंक्स तक नहीं कहा इतने बड़े काम पर, बल्कि पागल करा दिया और उससे किडनी डैमेज हुई, और मरने के 16 साल बाद में इनकी समाधि बना कर लिख देते हैं द ग्रेट ग्रेट जेनेटिशियन साइंटिस्ट ब्रिगेड जोहान मेंडल साहब। तो बड़ी विचित्रताएं हैं विज्ञान जगत की। खैर वो एक इतिहास है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब वो प्रश्न जिन पर हर एक बुद्धिजीवी का दिमाग चलता है, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, और वहीं से नेगेटिव मार्किंग के रास्ते खुलते हैं। सब इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जीव जंतु थे, क्या मेंडल साहब किसी और पर काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे जी, और किया भी होगा, परंतु अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पाइसन से टाइटल से किया, पर प्रश्न तो फिर भी वैसे का वैसे रह गया। क्यों? उसके पीछे के कुछ लॉजिक पॉइंट है, उन पर चर्चा करते हैं। एक तो क्या है कि जो क्वेश्चन है अपन उसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि why choose P by Mendel for hybridization experiment। 10th लेवल में बड़े डेस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पर कंपटीशन में हमें उठाने वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम 1 by 1 लाइन से नोट करेंगे, ठीक है। एक तो क्या है कि ये यूनिवर्सल प्लांट है, यूनिवर्सल एवरग्रीन प्लांट है, ये कहा क्या होता है जी, मतलब ये सर्दी गर्मी वर्षा तीनों ऋतुओं में क्या है, समान रूप से खिलता रहता है। क्लियर? इसलिए इसकी 3 जनरेशन को हम एक ही साल में रीड कर सकते हैं, सो टाइम से। अदरवाइज एडेप्टिव कंडीशंस के लिए हमें अगले साल वेट करना पड़ता है, उसी हो सकता है। तो एक तो जो काम 3 साल में हो रहा है वो 1 साल में हो रहा है, यानी कि 3 साल में इसकी पूरी 9 पीढ़ी का काम हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, पूरे 9 साल लगते हैं वहाँ तक रिजल्ट तक, ठीक है। तो ये एक कारण है। नंबर 2 कि पी हर्ब्स जो है उसकी साइज जो है वो स्मॉल, ठीक है। दूसरा इस वजह से कि क्या है, लो स्पेस हैविंग, लो स्पेस होता है, और इसमें हाई क्वांटिटी में इसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो कम स्थान पर अधिक मात्रा में इसके पौधे लगाए जा सकते हैं और उन पर अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह था कि इसमें जो 7 कैरेक्टर दिए थे, ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर, तो नॉट affecting each other, all 7 characters in pea plants। होता क्या है कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं जीन पर, वो एक दूसरे को कभी कभी इफेक्टेड कर देते हैं। तो मटर प्लांट की जो
डीएनए सीक्वेंसिंग है उनमें पाई जाने वाली जो जीन्स हैं वो क्या होती हैं कि एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं कर रही थी। ये सबसे साइंटिफिक पॉइंट था मेंडल साहब का, जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था, क्योंकि वो बहुत ही तार्किक बुद्धि, तार्किक और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। क्योंकि ये उस जमाने में जब लोग कैलकुलेशन नहीं जानते थे तभी एमएससी मैथमेटिक्स करके आ गए थे यूनिवर्सिटी से। तो इनको गणित और रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग यानी गणना और तर्क विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन ये अच्छे समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिस पौधे को इन्होंने चूज किया था उसमें एक और कारण था इसको चूज करने का कि इसमें पोलिनेशन तीनों कंडीशन सही थी। ठीक है, तो पोलिनेशन बाय 3 methods, it means self pollination, cross pollination, and emasculation। तीनों मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है और इमस्कुलेशन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर बोर्ड पर एक डायग्राम देखिए। ठीक है, और वो डायग्राम है कि ये मैं जो एक बना रहा हूँ डायग्राम, उसको आप यहाँ पर देखिए। डायग्राम को देखते ही आप समझ गए होंगे कि लगभग किस चीज का डायग्राम बन रहा होगा। ये डायग्राम जो है वो किसका है, एलएस ऑफ फ्लावर, माने कि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। तो यहां पर देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एंड्रोशियम, इट मींस पुंकेसर है। ठीक है, ये एंड्रोशियम है और ये एंड्रोशियम का स्टाइल है यानी तंतु है। तो ये नर जगनांग है पौधे का, और जिस उभरे हुए भाग को देख रहे हो ये इसकी स्टिग्मा का अपर पार्ट है। ठीक है, जिसको स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज स्टाइल, इट इज स्टिग्मा एंड इट इज ओवेरी। इन तीनों को जब मिला करके पढ़ते हैं तो उसका नाम होता है जी गाइनोशियम। गाइनोशियम माने कि ये मादा जनन है। यहां पर हम इसको बात करेंगे तो ये एंड्रोशियम। ठीक है, एंड ये जो है वो इसका बेसल पार्ट है। ठीक है, तो ये स्टाइल ऑफ, या मैं यूं कहूं कि ये इसका जो बेसल पार्ट है इसको जोड़ने की तरीका है। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, और जो ओवेरी होता है उसके अंदर जो होता है वो क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है, तो एंड दिस इज कोरोना। कोरोना इज कलरफुल leaves of flower which are attract the insect for the pollination। ये क्या होती है, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है अपने लोगों में रंगों की वजह से, और इनको थोड़ा सा रेशम होता है जिसकी वजह से इससे चिपक जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन फ्लावर के बैक साइड में ग्रीन कलर का जो आप देखेंगे तो वो होगा कैलिक्स, माने कि बाह्य तंतु, जिस पर फूल
इन सबको बांधे रखता है। और यहाँ से ये जो उभरा हुआ भाग हो रहा है दैट इज पेडिकल, इट मीन्स पुष्पासन। ये पुष्प का आसन है जिसमें पुष्प बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये डंठल से जुड़ा रहता है, क्लियर। तो ये कैलिक्स एंड कोरोना ये तो है इनके हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये है इनके सेक्सुअल ऑर्गेनल फ्लावर के, ठीक है। तो ये फूल का है। अब देखो कि इस डायग्राम का क्या लेकर देना है यहाँ, उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि मेंडल ने क्यों चुना था। मेंडल ने कहा था कि यदि किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा, ठीक है, को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये ऊपर वाला जो है उसको हम पढ़ते हैं स्टिग्मा, और ये जो डंठल है इसको पढ़ते हैं स्टाइल, ठीक है। ये भी स्टाइल कहलाएगा, ठीक है। तो यदि किसी के पोलन ग्रेन्स, ये जो डॉटेड पार्टिकल आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स, ग्रेन्स मानी कण और पोलन मानी नर, ठीक है। तो ये पूतक परागकण है, ठीक है, पोलन मानी पराग। तो ये पोलन ग्रेन्स जो एंड्रोशियम यानी नर जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत बोल लिख दिया यहाँ पर, करेक्शन करने की कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं जी, स्टेमन माने कि परागकोश। अब स्टेमन और स्टाइल इन दोनों को मिलाकर के पढ़ा जाएगा एंड्रोशियम। क्या पढ़ा जाएगा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इट मींस पुंकेशन, ठीक है, और गाइनोशियम इट मींस स्त्रीकेशन। ये स्त्रीलिंग को संबोधित करता है, ठीक है। स्टेमन का अर्थ होता है कि परागकोश, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स का अर्थ होता है परागकण। तो परागकण जिस थैले में रहते हैं उसका नाम स्टेमन है, ठीक है, और स्टेमन जिस स्टाइल के साथ जुड़ा रहता है उस दोनों को मिलाकर एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी के वर्ड है, उनके अलग अलग पार्ट्स, क्लियर। बाकी एंड्रोशियम नाम के लिए ही होता है, ठीक है। तो यदि पोलन ग्रेन किसी प्लांट की स्टिग्मा को इन्फेक्टेड करते हैं और इनका ये इन्फेक्टेड करने के बाद में ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आना ये प्रोसेस पोलिनेशन कहलाता है। इसके अंदर एंटर करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहां से अंदर होते हुए पहुंचना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओवरी में ओवम तक अगर अंदर पहुंचने हो रहा है तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये पोलिनेशन है, यानी कि यही फ्लावर और इसके पोलन ग्रेन निकले इसी पर मिलेंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन। अगर फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये है अलग स्पीसीज, जैसे ये ब्लू स्पीसीज है और ये रेड स्पीसीज है, मार्कर से समझ लीजिए आप, ठीक है। ये ब्लू स्पीसीज ब्लैक स्पीसीज है और ये रेड है। तो यदि ब्लैक फ्लावर वाले पोलन ग्रेन्स रेड फ्लावर वाली स्टिग्मा को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है, या भी कि इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो ये क्या हो गया, दूसरे से आ रहा है, ये क्रॉस होके आ रहा है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट मींस अगर पोलन ग्रेन्स किसी अदर एंड्रोशियम से आ रहे हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, जो कि बाय द एयर, बाय द वाटर, ठीक है, या बाय द वाइल्ड एनिमल्स या बाय द ह्यूमन बीइंग इंटरफेयरिंग, ठीक है, या फिर जो मतलब कैटल्स यानी कि मवेशी जो पालतू पशु होते हैं, जैसे बकरी भेड़ वगैरह जंगल में चलने गई, उनकी स्किन पर चिपक करके कुछ लोग से आगे, ठीक है, कटीले आगे, उन्होंने जहाँ भी दीवार से अपने शरीर में ऐसे ऐसे करके खिसका करके उसको उतारा, वो वहीं के रेट जर्मिनेट होंगे, ठीक है। अब
ये तो उनका डिस्पर्सन हो गया। लेकिन अगर वो वहाँ पौधा हो गया और उसके पोलन ग्रेन अपनी ही जाति की सिमिलर स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट की यानी अनदर फ्लोवर से आया हो, बात सीधी सी इतनी, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर? तो दो प्रोसेस तो आपके समझ में आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये ई मस्कुलेशन क्या है वो देखो। यहाँ पर क्या होता है कि पी प्लांट में जो एंड्रोशियम प्लांट, एंड्रोशियम वाला पोर्शन है नर्सरी, उसमें क्या होती है कि प्री मैच्योरिटी होती है, यानी कि समय से पहले परिपक्व। तो इसमें पुंपूर्विता पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टाइम से पहले मैच्योर हो जाना। ठीक है? और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोशियम मैच्योर होता है तब तक एंड्रोशियम छट जाता है। तो ये तो बड़ी विचित्रता हो गई मटर केस पौधे में कि जब बन्ना जवान थे तो गौरी गोद में थी, और जब गौरी हसीन हुई तब तक बन्ना जी लुढ़क गए, तो इनका मिलन नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मेंडल ने इस पौधे में अगर कोई प्री मैच्योरिटी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहा था तो उस पोलन ग्रेन को कैंची की सहायता से काटा, एक पॉलीबैग में पैक किया और बाकी के फूल को एक उन्होंने अलग से एक प्लास्टिक पैक किया। ठीक है? और उसको टैग करके बांध दिया। उसको लाइट बाहर से मिल रही थी, पानी अंदर से आ रहा था, जड़ों से फुडिंग हो रही थी। ठीक है? ट्रांसपेरेंट करने से बांध दिया। जब ये गाइनोशियम डेवलप हुआ तो फिर उन्होंने इस पॉलिप को हटाया और जो प्रिजर्व किए हुए पोलन ग्रेन किसी चैम्बर में रखे हुए थे ठंडे स्थान पर, उनको चिमटी की सहायता से उठाया और डायरेक्ट बाय द आर्टिफिशियल मेथड इस तक एंटर करवाया। इस प्रकार से होने वाला आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मानवीय इंटरफेरेंस से होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहलाता है ई मस्कुलेशन, या फिर इसको हिंदी में पढ़ते हैं विपुंसन। क्या पढ़ते हैं? विपुंसन। तो देखिए इसको कहा जाता है स्वयंपरागण, इसको कहा जाता है स्वयंपरागण। ठीक है? इसको कहा जाता है परपरागण और इसको कहा जाता है क्या? विपुंसन। अब स्वयंपरागण, परपरागण यहां तक का समझ में आ गया। विपुंसन भी आपके समझ में आ गया, ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? तो देखिए होता क्या है कि कई बार हम पुराने ग्रंथों से अगर इसको जोड़ें तो भगवान गणेश जी की जो उत्पत्ति है, ठीक है, वो उनके नाम से ही पता चल रही है क्योंकि उनमें भगवान शंकर की कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए वी माने रहित और पुंसन माने नर जनना, यानी कि यहाँ नर जनना की उपस्थिति का कोई लेना देना नहीं है, बस नर युग्मक का तो जरूर है। इसलिए इसको कृत्रिम निषेचन कहा गया है, यानी कि बिना नर जनना की भूमिका के होने वाला फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन कहलाता है ई मस्कुलेशन। ठीक है? तो गणेश जी के नाम पर देखिए वी नायक, नायक माने नर, अर्थात शंकर भगवान की उपस्थिति के बगैर ये काम हो। ठीक है? इसलिए उनको एक वी नायक कहा गया। ठीक है? ठीक इसी तरीके से जो है हम महाभारत युग की अगर बात करें तो मानव का जो गटेशन पीरियड है, गर्भावधि काल है, वो 9 महीने माना गया है। कौरवों को भाई थे तो महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के लगातार 100 वर्षों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं लगी रही है। अगर एक साल में एक की प्राप्ति हो, और अगर ऐसा होता भी है कोइंसिडेंटली, तो पहला भाई साहब जब 100 साल के हुए तब उन्हें 100वें का नंबर आया था, तो वो तो बहुत में सारे एक जैसे अमूमन कैसे। ठीक है? जनरली 50 ईयर तक हमारी एक वो मानी जाती है कि लगभग 13, 14, 15 साल से 100 होकर के 50 तक आते आते टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। ठीक है? सो ये 35 ईयर है। तो अगर ट्विंस भी आए तो 50 साल चाहिए, या तो 35 साल चाहिए, तो फिर ट्रिपलेट में 9,
हुआ क्या था कि इनमें फर्टिलाइज्ड एग सेल को कुछ सैरोगेट मदर्स की मदद ली गई थी और उन दासियों के गर्भ में इसको रोपित करके कौरवों की उत्पत्ति करवाई गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। उस जमाने के ऋषि मुनि साइंटिस्ट की बात करते थे। आज भी वो मेथड है, उसको हम सैरोगेसी कहते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग देखते हो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि कृत्रिम निषेचन, ठीक है, वे लोग जिनके अच्छे से स्पर्म और ओवम नहीं बनते तो वो मेडिकल साइंस की मदद लेकर के IVF की मदद से निसंतान दंपति संततियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइज करके और उसको परगनेंट शिशु के रूप में कहा जाता है। बाकी उसको अगर किसी की प्लेसेंटा में अच्छी कंडीशन नहीं है तो किराए की कोख भी मिलती है, ठीक है। तो सैरोगेसी यही चीज़ है। और मेडल्स आपने पी प्लांट के लिए ये एक इमस्कुलेशन मेथड या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का एडेप्टेशन भी अपनाया था। इस वजह से ये कंडीशन स्पी प्लांट में पाई गई थी, इस कारण से उसने इसको चूज किया था, ठीक है। वो बहुत एडवांस माइंड का था। और बल्कि यूँ कहूँ कि इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस फ्रांस ने ये माफीनामा भी लिखा था कि मेडल साहब जो थे वो माननीय डार्विन महोदय के अनुसार कोई सटियाए हुए नहीं थे, बल्कि जिन बातों को दुनिया वर्ष 1900 में समझी है उसको उन्होंने समय से 35 साल पहले ही समझ लिया था, इसलिए वो एडवांस माइंड के धनी थे, ठीक है। दे आर हैविंग मोर एडवांस माइंड, ठीक है। तो अग्रेसिव दिमाग के धनी थे, ये किताबें हमारे दिया गया। चलिए आज की क्लास को हम एक बार यही रखते हैं, फर्दर हम कल फिर मिलते हैं, ठीक है।